नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। आज के इस वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 51 से 53 तक बात करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 51। कभी सोचा है कि कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनके लिए कोर्ट सबूत नहीं मांगता? ये सेक्शन जो जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसी कॉन्सेप्ट को समझाता है। देखिए, आमतौर पर हम जानते हैं कि कोर्ट में हर चीज एविडेंस से प्रूव करनी पड़ती है, पर सोचिए, क्या अदालत आपसे ये प्रूव मांगेगी कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है? बिल्कुल नहीं। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्यों कुछ फैक्ट्स के लिए प्रूफ की जरूरत ही नहीं पड़ती? इस सवाल का जवाब छुपा है जुडिशियल नोटिस के प्रिंसिपल में। ये एक लीगल डॉक्ट्रिन है, एक नियम है जिसके तहत कोर्ट उन बातों को, उन फैक्ट्स को ऑटोमेटिकली सच मान लेती है जो इतने कॉमन हैं, इतने वेल नोन हैं कि उन पर कोई डाउट ही नहीं कर सकता। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जुडिशियल एफिशिएंसी एंड प्रैक्टिकलिटी। सोच के देखिए, अगर हर केस में ये प्रूफ करना पड़े कि भारत की राजधानी दिल्ली है या सूरज पूरब से उगता है, तो अदालत का कितना वक्त बर्बाद होगा। जुडिशियल नोटिस इसी वक्त की बर्बादी को रोकता है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 51 पर और देखते हैं कि बेयर एक्ट में इसके बारे में क्या लिखा है। सेक्शन 51 की लैंग्वेज बहुत ही सिंपल और टू द पॉइंट है। ये कहता है, नो फैक्ट of which the court will take judicial notice need be proved। यानी आम भाषा में जिस भी फैक्ट का कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकता है, उस फैक्ट को साबित करने की, प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। इस सेक्शन को ठीक से समझने के लिए इसके 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला, जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट, मतलब एक ऐसा फैक्ट जिसे कोर्ट बिना एविडेंस के ही रिकॉग्नाइज कर सकती है। दूसरा, कोर्ट्स अथॉरिटी, ये कोर्ट की पावर है, कोर्ट का डिस्क्रेशन है कि वो डिसाइड करे कि किस फैक्ट के लिए प्रूफ चाहिए और किसके लिए नहीं। और तीसरा, नो प्रूफ रिक्वायर्ड, यानी एक बार कोर्ट ने नोटिस ले लिया तो वो फैक्ट एस्टैब्लिश्ड मान लिया जाता है। तो प्रोसेस बहुत लॉजिकल है। सबसे पहले केस में एक जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट मौजूद होना चाहिए। फिर दूसरे स्टेप में कोर्ट अपने डिस्क्रिशन को यूज करके ये डिसाइड करता है कि इसका नोटिस लेना है, और जैसे ही कोर्ट नोटिस ले लेता है, तीसरा स्टेप, उस फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। चलिए अब थियरी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिस में, रियल कोर्ट सिनेरियोज में ये प्रिंसिपल कैसे काम करता है। हम कुछ एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट केस लॉज और लीगल मैग्जिम्स को भी समझेंगे। तो कोर्ट आखिर किन किन चीजों का जुडिशियल नोटिस ले सकता है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में जो भी पब्लिक लॉज लागू हैं, या फिर नेशनल हॉलीडेज जैसे 15 अगस्त, देश के जियोग्राफिकल डिविजन्स, गवर्नमेंट के ऑफिशियल एक्ट्स और जो कॉमनली नोन हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, उनका भी कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकता है। इस टॉपिक पर एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस मीर मोहम्मद उमर। ये 2000 का केस है। इस केस में मेन इशू था कि आखिर किस तरह के फैक्ट्स का जुडिशियल नोटिस लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ कहा कि वो फैक्ट्स जो यूनिवर्सली नोन हों, मतलब जिन्हें सब जानते हैं, और जो बियॉन्ड एनी डिस्प्यूट हों, यानी जिनके ऊपर कोई विवाद ही ना हो, उनका जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट केस है ओमकार नाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये 1974 का केस है और इसने जुडिशियल नोटिस के स्कोप को और भी क्लियर किया। इस केस में सवाल उठा कि क्या सरकारी कामों को, यानी ऑफिशियल एक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत है। कोर्ट ने होल्ड किया कि पब्लिक स्टैट्यूट्स और गवर्नमेंट के ऑफिशियल एक्ट्स का जुडिशियल नोटिस बिना किसी फॉर्मल प्रूफ के लिया जा सकता है। इस पूरे प्रिंसिपल के पीछे एक लीगल मैक्सिम भी काम करता है, लेक्स नॉन कॉजेट एड इम्पॉसिबिलिया। इसका मतलब है, द लॉ डज नॉट कंपेल अ पर्सन टू डू द इम्पॉसिबल। कानून आपसे कुछ ऐसा करने को नहीं कहता जो असंभव हो, और किसी ऑब्वियस, जग जाहिर फैक्ट को प्रूफ करना एक गैर जरूरी और इसीलिए एक इम्पॉसिबल बर्डन माना जाता है। अब आते हैं एग्जाम के लिए एक बहुत जरूरी हिस्से पर। पुराने कानून और नए कानून में क्या कोई फर्क है? चलिए इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को कंपेयर करते हैं। देखिए, पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में ये प्रोविजन सेक्शन 56 में दिया गया था।
नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में ये अब सेक्शन 51 है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कोई सब्सटैंटिव चेंज यानी कंटेंट में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ सेक्शन नंबर बदला है, प्रिंसिपल वही का वही है। तो अब इस पूरे डिस्कशन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए आपको क्या याद रखना है। जुडिशरी प्रीलिम्स में इस पर डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे जुडिशियल नोटिस का प्रोविजन बीएसए के किस सेक्शन में है। और मेंस में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं, जहां आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और पूछा जाएगा कि क्या कोर्ट इस केस में जुडिशियल नोटिस ले सकती है या नहीं। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। 3 चीज़ें बिल्कुल याद रखिए। पहला, सेक्शन नंबर यानी सेक्शन 51 बीएसए 2023। दूसरा, कोर कॉन्सेप्ट यानी जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा, इसकी इंपॉर्टेंस, ये कोर्ट का वक्त बचाता है और एफिशिएंसी बढ़ाता है। सेक्शन 51 जुडिशियल प्रोसेस को प्रैक्टिकल और स्मार्ट बनाने का एक बेहतरीन टूल है। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम्स पर ऐसे ही फोकस लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का एक बेहद जरूरी सेक्शन समझने जा रहे हैं, सेक्शन 52, जो डील करता है जुडिशियल नोटिस से। देखिए, जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन काफी अहम है, तो चलिए इसे आसान भाषा में ए से जेड तक समझते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जुडिशियल नोटिस आखिर होता क्या है। फिर हम सेक्शन 52 बीएसए को आराम से डिकोड करेंगे। इसका कोर्ट रूम में एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंट केस लॉज भी देखेंगे। हाँ, पुराने और नए कानून में क्या अंतर है वो भी समझना जरूरी है। फिर फोकस करेंगे सीधा एग्जाम पर और आखिर में एक सुपर क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, क्या कोर्ट में पेश किए गए हर एक फैक्ट को, हर एक तथ्य को साबित करना, प्रूव करना जरूरी होता है? अब देखिए, जनरली एविडेंस लॉ का सीधा सा नियम है, हाँ, आप जो भी कहेंगे उसका सबूत देना पड़ेगा। लेकिन हर रूल का एक एक्सेप्शन, एक अपवाद होता है, और वही अपवाद है आज का हमारा टॉपिक। और यही एक्सेप्शन है जुडिशियल नोटिस। तो ये है क्या चीज? बहुत सिंपल शब्दों में ये कोर्ट की एक खास पावर है, जिसके तहत वो कुछ ऐसी जानी मानी बातों को बिना किसी फॉर्मल प्रूफ के सच मान लेती है। इसको आप एक लीगल शॉर्टकट की तरह समझ सकते हैं। सोच के देखिए, इससे कोर्ट का कितना टाइम और रिसोर्सेज बचता है और जस्टिस डिलीवरी कितनी फास्ट हो जाती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन इसके पीछे लॉ क्या है? कौन सा प्रोविजन इसको पावर देता है? तो चलिए अब सीधे चलते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 52 पर और इसे आराम से डिकोड करते हैं। इस सेक्शन की पहली लाइन पर ही ध्यान दीजिए, द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस। देखिए, यहाँ पर जो शैल शब्द इस्तेमाल हुआ है ये बहुत क्रूशल है। यहाँ में नहीं लिखा, शैल लिखा है, और लॉ में इस एक शब्द से जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। इसका मतलब है कि ये कोर्ट की मर्जी नहीं है, बल्कि ये उसकी ड्यूटी है। उसे इन फैक्ट्स को मानना ही पड़ेगा। तो चलिए इस सेक्शन को 3 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। पहली बात, जैसा हमने डिस्कस किया, ये एक मैंडेटरी ड्यूटी है। शैल का मतलब कोर्ट के पास कोई चॉइस नहीं, इन फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना ही होगा। दूसरी बात, ये फैक्ट्स आमतौर पर पब्लिक या ऑफिशियल नेचर के होते हैं, जैसे देश के कानून, सरकारी मोहरें, राष्ट्रीय चिन्ह। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज, सेक्शन 52 का सब सेक्शन 2 कोर्ट को पावर देता है कि वो इन फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए जरूरी किताबों या डॉक्यूमेंट्स की मदद ले सकता है। तो ये लिस्ट है किस चीज की? कौन से हैं वो फैक्ट्स जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा? जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें काफी चीजें हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं: इंडिया में लागू सभी कानून, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स की कार्यवाही, सभी कोर्ट्स और नोटरी पब्लिक की मोहरें, इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त हर देश का नेशनल फ्लैग, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई की गई सरकारी छुट्टियां, और हाँ, रूल ऑफ द रोड भी। एग्जाम के लिए पूरी लिस्ट ना सही, पर 8 से 10 पॉइंट्स तो आपके फिंगर टिप्स पर होने ही चाहिए। तो आखिर ये कोर्ट में काम कैसे करता है? प्रोसेस बड़ा सीधा है। इसको एक सिंपल फ्लो चार्ट की तरह सोचिए। स्टेप 1, कोर्ट के सामने एक फैक्ट पेश किया जाता है। स्टेप 2, कोर्ट चेक करता है क्या ये फैक्ट सेक्शन 52 की लिस्ट में आता है। और स्टेप 3, अगर जवाब हाँ है तो बस खेल खत्म, कोर्ट उसका जुडिशियल नोटिस ले लेगा और उसके लिए किसी भी तरह के सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो बेयर एक्ट तो हमने देख लिया, ये तो हुई क्या की बात। लेकिन अब आते हैं कैसे पर। सिर्फ कानून जान लेना काफी नहीं होता। असली मजा तो तब है जब हम देखें कि कोर्ट्स ने इस रूल को कैसे इंटरप्रेट किया है और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है।
इसी सिलसिले में एक लैंडमार्क केस देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस मीर मोहम्मद ओमर। इस केस में सवाल बड़ा सिंपल था, क्या कोर्ट्स ऐसे फैक्ट्स को मान सकती हैं जो सभी जानते हैं? और कोर्ट ने कहा बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऐसी बातें जो इतनी वेल नोन हैं कि उनका प्रूफ मांगना ना सिर्फ बेकार बल्कि थोड़ा अजीब भी लगेगा, उनका जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता है। इस जजमेंट ने जुडिशियल नोटिस के कॉमन सेंस वाले पहलू को और मजबूत किया। चलिए एक और केस देखते हैं जो इस कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा साफ करेगा। ये केस है ओंकार नाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यहाँ सवाल था कि क्या सरकारी कामकाज यानी ऑफिशियल गवर्नमेंटल एक्ट्स पर जुडिशियल नोटिस अप्लाई होता है? और सुप्रीम कोर्ट का जवाब बिल्कुल साफ था, हाँ बिल्कुल। कोर्ट्स पब्लिक स्टैट्यूट्स और ऑफिशियल गवर्नमेंटल एक्ट्स का जुडिशियल नोटिस ले सकती हैं और उन्हें लेना भी चाहिए। अब उस सवाल पर आते हैं जो आप सबके दिमाग में जरूर होगा, खासकर इन नए कानूनों के आने के बाद, कि नए और पुराने लॉ में आखिर फर्क क्या है। देखिए, ये प्रोविजन पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 57 में हुआ करता था। अब नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में ये सेक्शन 52 बन गया है। लेकिन जो कोर प्रिंसिपल है कि कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस और जो फैक्ट्स की लिस्ट है वो बिल्कुल सेम है। तो इस सब से बॉटम लाइन क्या निकलती है? टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मूल सिद्धांत यानी को प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं बदला है, सिर्फ रीनंबरिंग हुई है। तो अगर आपने सेक्शन 57 अच्छे से पढ़ा है तो आपको बस नया नंबर याद रखना है। सिंपल। एक क्विक क्वेश्चन, क्या इस सेक्शन में किसी तरह की सजा, कोई पनिशमेंट दी गई है? जवाब है बिल्कुल नहीं। याद रखिए, ये एक प्रोसीजरल सेक्शन है, ये कोर्ट के लिए एक रूल बुक है, ये किसी क्राइम या ऑफेंस को डिफाइन नहीं कर रहा, इसलिए इसमें सजा का कोई सवाल ही नहीं उठता। चलिए आज सबसे जरूरी बात करते हैं, आपके एग्जाम्स की। जुडिशरी और एपीओ के एग्जाम में इस सेक्शन से आखिर कैसे सवाल आते हैं? देखिए, प्रीलिम्स में तो सीधा सीधा सवाल आ सकता है कि जुडिशियल नोटिस किस सेक्शन में है। मेंस के लिए जुडिशियल नोटिस पर एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए तैयार रहिए, ये एक कॉमन क्वेश्चन है। और हाँ, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जहां आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसमें प्रूफ की जरूरत है या नहीं। और जैसा मैंने पहले कहा, सेक्शन 52(1) की लिस्ट से 8-10 पॉइंट्स पक्के कर लीजिए, बहुत काम आएंगे। चलिए इस पूरे डिस्कशन को समेटने के लिए एकदम तेजी से रिवीजन करते हैं। रेडी? ताकि सब कुछ आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। बस 3 चीजें दिमाग में बिठा लीजिए। पॉइंट नंबर 1, सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 52 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। पॉइंट नंबर 2, इसका मतलब क्या है? कोर्ट को कुछ जानी मानी बातों को बिना प्रूफ के मानना ही पड़ेगा। और पॉइंट नंबर 3, एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट? बहुत ज्यादा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए क्रूशल है। अच्छा, जाने से पहले एक ट्रिकी सवाल सोचिएगा इस पर। अगर कोर्ट किसी फैक्ट का जुडिशियल नोटिस लेने के लिए बाउंड है, मतलब मजबूर है, तो क्या दूसरी पार्टी उस फैक्ट को गलत साबित करने के लिए यानी डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंस ला सकती है? इस पर जरूर विचार करिएगा। जुडिशरी, एपीओ और लॉ एग्जाम से जुड़े और कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन 53 के बारे में। यह सेक्शन उस सिद्धांत पर काम करता है कि जिन तथ्यों को मान लिया गया है उन्हें साबित करने की कोई जरूरत नहीं होती। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिहाज से यह सेक्शन समझना बेहद जरूरी है। तो इस जरूरी सेक्शन को एकदम आसानी से समझने के लिए हमने आज की चर्चा को 5 सिंपल हिस्सों में बांटा है। हम पहले बेसिक रूल देखेंगे, फिर सेक्शन के जरूरी हिस्सों को समझेंगे, कोर्ट में इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो जानेंगे, पुराने और नए कानून की तुलना करेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए रिवीजन करेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, द बेसिक रूल। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस सेक्शन का मूल सिद्धांत क्या है, मतलब क्यों कोर्ट की कार्यवाही में माने हुए फैक्ट्स के लिए सबूत नहीं मांगा जाता। तो सबसे पहले आइए सीधे बेयर एक्ट पर ही एक नज़र डालते हैं। ये है सेक्शन 53, जो नए कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत आता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस सेक्शन की जो सबसे ज़रूरी लाइन है वो कहती है, किसी भी कार्रवाई में किसी भी तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है जिसे पक्षकार स्वीकार करने के लिए सहमत हो। अब
सिंपल भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर किसी कोर्ट केस में दोनों पार्टीज या उनके वकील किसी फैक्ट पर राजी हो जाते हैं तो कोर्ट मान लेता है कि वो फैक्ट सच है। फिर उसे साबित करने के लिए अलग से कोई गवाह या डॉक्यूमेंट लाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो बेसिक रूल हमें समझ आ गया। अब चलिए दूसरे पार्ट पर चलते हैं, जहां हम इस सेक्शन को और गहराई से समझेंगे। इस पे अच्छी पकड़ बनाने के लिए इसके जरूरी तत्वों या कहें एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को समझना बहुत जरूरी है। तो इस सेक्शन के 4 मुख्य तत्व हैं। पहला, एडमिशन बाय पार्टीज, मतलब जो भी फैक्ट माना जा रहा है वो या तो केस की पार्टियों ने खुद माना हो या फिर उनके ऑथराइज्ड एजेंट्स जैसे कि वकील ने। दूसरा, टाइमिंग ऑफ एडमिशन, ये एडमिशन सुनवाई के दौरान बोला जा सकता है या सुनवाई से पहले लिख कर भी दिया जा सकता है। तीसरा, एडमिशन बाय प्लीडिंग्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है कि अगर प्लीडिंग्स में यानी वाद पत्र या जवाब दावे में किसी फैक्ट को क्लियरली नकारा नहीं गया तो उसे भी माना हुआ ही समझा जाएगा। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, वो है कोर्ट्स डिस्क्रिशन। कोर्ट के पास हमेशा ये पावर रहती है कि अगर उसे किसी एडमिशन पर शक हो तो वो उस माने हुए फैक्ट का भी सबूत मांग सकती है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है, 4 स्टेप्स में। स्टेप 1, पार्टीज किसी फैक्ट पर सहमत होती हैं। स्टेप 2, ये सहमति या तो बोलकर या लिखकर या प्लीडिंग्स के जरिए दी जाती है। स्टेप 3, उस फैक्ट को साबित मान लिया जाता है। लेकिन स्टेप 4 हमेशा रहता है, जो है कोर्ट का आखिरी फैसला, उसकी विवेकाधीन शक्ति। चलिए अब थियोरी से निकलकर इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल को देखते हैं, जो कि हमारा तीसरा भाग है, एप्लीकेशन इन कोर्ट। यहाँ हम देखेंगे कि असल में अदालतों में ये सेक्शन कैसे काम आता है। एक बहुत ही कॉमन सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई झगड़ा है। अगर डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी कोर्ट में ये मान लेता है कि हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पर मेरे ही साइन है, तो बस अब प्लिंटिफ को यानी वादी को उस सिग्नेचर को साबित करने के लिए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बुलाने की या कोई और सबूत लाने की जरूरत नहीं है। इससे कोर्ट का कितना कीमती वक्त बचता है ना। इस टॉपिक पर एक बहुत ही मशहूर केस है, नागिनदास रामदास वर्सेस दलपत राम। इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि प्लीडिंग्स में किए गए एडमिशंस यानी लिखित बयानों में मानी गई बातें पार्टी पर बाइंडिंग होती हैं और ये उस पार्टी के खिलाफ सबसे अच्छा सबूत मानी जाती हैं। एक और केस है जो इस बात को और क्लियर करता है, अवध किशोर दास वर्सेस राम गोपाल। इसमें कोर्ट ने एक बहुत जरूरी बात कही कि एडमिशन मानने वाले के खिलाफ सबसे अच्छा सबूत तो है, लेकिन ये निर्णायक सबूत नहीं है। इसका मतलब है कि ये बहुत मजबूत एविडेंस है, पर कोर्ट सिर्फ इसी के आधार पर फैसला देने के लिए मजबूर नहीं है, वो बाकी सबूतों को भी देख सकती है। इस पूरे सिद्धांत को एक लैटिन लीगल मैक्सिम बहुत अच्छे से समझाती है, कन्फेसियो फैक्टा इन जुडिशियो ओमनी प्रोबेशियो मेजर एस्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि अदालत में की गई स्वीकारोक्ति यानी कन्फेशन किसी भी दूसरे सबूत से ज्यादा मजबूत होती है, और यही तो सेक्शन 53 की आत्मा है। अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे भाग में, पुराना कानून बनाम नया कानून। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि नए बीएसए में जो ये प्रावधान है वो पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट में कहाँ था। तो यहाँ पे बात बिल्कुल सीधी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 53 पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 58 के जैसा ही है। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि कानूनी सिद्धांत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ सेक्शन का नंबर बदला है। और अब हम आ गए हैं अपने सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, एग्जाम फोकस एंड रिवीजन। ये खास तौर पर आप सभी जुडिशरी और एपीओ एस्पिरेंट्स के लिए है। तो एग्जाम के लिए क्या टिप्स हैं? देखिए, प्रीलिम्स में आपको सीधा सेक्शन नंबर या इसके बेसिक प्रिंसिपल पर सवाल आ सकता है। मेंस में जुडिशियल एडमिशंस पर एक शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है या फिर कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। अपने आंसर्स में कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति का जिक्र करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने नागिनदास रामदास केस का जिक्र कर दिया तो आपको यकीनन एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। बस 4 बातें याद रखनी है। पहली, सेक्शन 53 बीएसए और पुराना सेक्शन 58 आईए। दूसरी, कोर कॉन्सेप्ट, स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की जरूरत नहीं है। तीसरी, मुख्य सिद्धांत, एडमिशन सबसे अच्छा सबूत है, लेकिन कोर्ट के पास अपनी सूझबूझ इस्तेमाल करने की पावर है। और चौथी, एग्जाम के लिए इसका महत्व, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। जुडिशरी,
APO और दूसरी कानून की परीक्षाओं पर ऐसी ही और जानकारी के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।